साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज 10 है, जो ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुका है। 19 तारीख से आप सीटी देख सकते हैं। 23 तारीख नवंबर में आप एडमिट डाउनलोड कर सकते हैं। और 27 से लेकर के 27 से है एग्जाम और जनवरी 2026 तक है, 16 जनवरी 2026 तक है। तो 1.5 महीने करीब एग्जाम होगा। तो इसको जिसका जब भी हो अभी से एकदम लग जाइए, नहीं तो बड़ा समस्या होगा। मतलब कि डरना नहीं है, लगना है, एकदम डट कर लगना है नौकरी परीक्षा एग्जाम देने के लिए। तब जाकर के आपका रिजल्ट हो जाएगा। डरना नहीं है, एकदम डट कर लगना है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफिट्स हैं। तो याद रखिए, जंतु विज्ञान है तो यह जीव विज्ञान में दो पार्ट होता है, यानी कि बायोलॉजी में दो पार्ट होता है, जीव विज्ञान में दो पार्ट होता है। वह एक होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति। ये ऐसे जब तोड़ करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। बता दे रहे हैं, यह जो है ये थियोफिट्स हैं, इसके जो थियोफिट्स हैं। और जीव विज्ञान के और जंतु विज्ञान के यह जो हो जाएंगे, यह अरस्तु हैं। ये दोनों चीज का अरस्तु है। याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और जंतु विज्ञान के भी अरस्तु हैं, लेकिन वही वनस्पति विज्ञान के थियोफिट्स हैं। याद रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? श्वसन कौन सा करता है? जड़, पत्ती, बीज और कोई नहीं? तो देखिए, इसमें से श्वसन जो करता है पत्ती करता है। यह भी भोजन बनाता है और श्वसन भी लेता है, मतलब कि सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो यह भी बी हो जाएगा इसका। जड़ क्या काम करता है कि एक होता है, जैसे दो चीज होता है। एक होता है जाइलम, जाइलम जो जड़ में पाया जाता है, जिससे कि खनिज पदार्थ और उसको ले जाता है। और एक फ्लोएम होता है जो पत्ती से लेकर के, पत्ती से सूर्य के प्रकाश से भोजन बना करके हर एक पत्तियों में पहुंचाता है। तो जाइलम होता है जड़ में, और पत्ती जो होता है फ्लोएम होता है। और पत्ती भी श्वसन का कार्य करता है और भोजन भी बनाता है पत्ती। तो पत्ती में क्लोरोफिल के कारण के हरा होता है, और क्लोरोफिल ही भोजन बनाता है। तो दो चीज तीन चीज समझ लिए। जड़ क्या होता है? पौधे का जो जड़ होता है वो जाइलम, यानी कि खनिज पदार्थ नीचे से और जल दोनों पदार्थ लेके जाते हैं। और जो पत्ती होती है वह श्वसन भी करता है, और प्लस में क्लोरोफिल के कारण वह भोजन भी बनाता है। ग्रुप ये बोलते हैं विटामिन डी के कारण। मतलब कि विटामिन डी का मतलब कि सूर्य से प्रकाश से, वो जो प्रकाश से भोजन बनाता है, जो पत्ती हर एक शाखाओं में पहुंच जाता है। तो ये दो काम हो गया जड़ और पत्ती का। बीज है कि अगले आने वाले जनरेशन को तैयार करता है बीज। तो यह चीज हो गया तीन चीज, यानी कि श्वसन जो होता है वो पत्ती से होता है। इसका आंसर बी सही होगा। सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनन प्राप्त किया जाता है? माने सिनकोना से किस भाग से कुनन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल, फूल से, फल से, पत्ती से? तो जो सिनकोना होता है वो तने की छाल से प्राप्त करते हैं। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। फर्न पौधा किससे संबंधित है? जो फर्न है वो किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, एंथ्रोफाइटा से? कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। जो फर्न होता है वो टेरिडोफाइटस होता है। इसका आंसर बी सही होगा। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, जो थार मरुस्थल में हरियाली बनती है उसको क्या कहते हैं? मरुद्भिद बोलते हैं, जलोद्भिद बोलते हैं, समुद्भिद बोलते हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं। तो ये होता है मरुद्भिद, यानी कि यह जो थार होता है मरुद्भिद होता है। और इसमें जो हरियाली बनती है उसको मरुद्भिद बोलते हैं। जैसे कि एक नमक की जगह पे हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? इसका हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। जैसे कि थार में, मतलब कि मरुस्थल में कहाँ पे बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? जल में जो होता है पौधा उसको क्या बोलते हैं? जो चट्टान पे बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका एक डिटेल हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है कब? पीला प्रकाश में, मतलब कैसे होता है? जैसे किस रंग में होता है? पीला प्रकाश में, सफेद प्रकाश में, लाल प्रकाश में, अंधेरा में? तो जो होता है यह प्रकाश संश्लेषण वह होता है लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है, जो पेड़ की आयु है कैसे अनुमान लगाया जाता है? तो देखिए, पेड़ की जो आयु होती है ना उसको मापने के लिए, जैसे मान लीजिए लंबा पेड़ है, ये पेड़ है ना, इसको काटा जाएगा। जब इसको काटा जाएगा तो यह दो पार्ट हो जाएगा मान लीजिए। और इसी में एक वलय होता है, इससे इसको वलय के चलते इसमें वलय होता है। आप लोग देखे होंगे अगर पेट कटा होगा तो दो पार्ट में ये वलय होता है, ठीक इसी तरह से, मतलब गोला टाइप का। तो उसी के आकार से ही जितने वो परत होंगी उतने साल का होता है, उसी से आयु पता लगाया जाता है। तो पेड़ के आकार के माप को और शाखाओं को गिन करके, पत्तियों को गिन कर, तने में घेरे हुए के गिन करके, तो इसका आंसर तने के घेरे में घेरे हुए गिन करके, ये जो तना है ना इसमें इसमें जो घेरा गिना जाता है उसी को पता कर गिन करके पता किया जाता है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जल। इसमें देखिए चार चीज होना जरूरी है। एक जल होगा, कार्बन क्लोरोफिल होना भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, ठीक, जल भी होना चाहिए। और मिट्टी, मतलब कि किसी चीज में अगर नहीं है तो, लेकिन तीन चीज चार चीज एकदम जरूरी है। जल,
क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तभी जाकर के यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य होगा। और इसमें कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत कौन सा है, तो जल है। इसका आंसर ए सही होगा। इसमें याद रखिएगा, इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस का उपयोग की जाती है, ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग में लाई जाती है। जो है कार्बन डाइऑक्साइड वह स्वयं लेता है प्रकाश संश्लेषण में। तो इसका आंसर सी सही होगा। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एसिटिलीन होता है। 10 का ए हो जाएगा इसका। याद रखिएगा, हरे फलों को जैसे केला खाते हैं तो केला को एसिटिलीन में डाला जाता है, इसलिए वो पका दिखाई देता है, तो इसको पकाया जाता है। इसका आंसर ए सही होगा। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्ती जब भी हरा होगा उसमें क्लोरोफिल निश्चित तौर पे होना चाहिए, तभी होगा। क्लोरोफिल के कारण ही हरा पत्ती होता है और उससे सूर्य के प्रकाश से वो भोजन भी बनाता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वह हरा रंग होता है उसी के कारण से। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं। जलांध्र कहते हैं, वातांध्र कहते हैं, परांध्र रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो यह जो होता है जलांध्र को बोलते हैं, उसको जलांध्र होगा। डी अच्छा है, ठीक है ना, ध्र है, हाइड थोड़ है। तो इसका आंसर ये सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कौन सी गैस निकलती है, वो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, इस इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है, यह ऑक्सीजन निकलती है। इसका आंसर ये सही होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं किससे, क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से, भूमि से। तो जो पोषण पाते हैं वो किससे पाते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं वो भूमि से पाते हैं, तो इसका आंसर डी सही होगा। इससे जो होता है, जो से पोषण पाते हैं, इसका क्या होता है कि भूमि से जड़ के द्वारा जाइलम से शरीर में, मतलब कि तने में उसके हर एक जगह पे पानी और खनिज मिलता है, और जो भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश से वो क्लोरोफिल बनाता है। तो इस दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो याद रखिएगा कि जो पोषण तत्व पाया जाता है वह भूमि से ही पाता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अभी देखिए एक आया था कि थार मरुस्थल में पैदा होने वाले हरियाली को क्या बोलते हैं, तो उसको मरुद्भिद बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे खारे पानी में पैदा होने वाले को क्या बोलते हैं, हेलोफाइटा बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, मेलोफाइट्स बोलते हैं, थैलोफाइट्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग हेलोफाइट्स बोलते हैं, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। जो खारे पानी में पैदा होते हैं उसको हेलोफाइट्स बोलते हैं, तो इसका आंसर ये सही होगा। प्याज का बदला हुआ रूप क्या होता है, मतलब कि प्याज का बदला हुआ रूप है तने का, जड़ का, पत्ती का, फल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा, तना का। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में हल्दी पाया जाता है। जो पौधे का किस भाग में हल्दी पाया जाता है, जड़ में, फल में, बीजों में, तना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। जो आलू भी होता है, आलू एक तना होता है, उसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। जो यहाँ पे हल्दी भी पाया जाता है वो तने के रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। आलू का बदला हुआ रूप क्या है, आलू का बदला हुआ रूप क्या है, तो वो भी तना है, याद रखिए। हल्दी भी तना है, आलू भी तना है, याद रख लीजिएगा। इसको इससे पूछता है, कंफ्यूज होने लगता है कि वह एक फल टाइप का है तो फल होगा, लेकिन नहीं, आलू का बदला हुआ रूप जो है तना है। नेक्स्ट है, किसके कारण फूलों में रंग होता है। किसके कारण फूलों में रंग होता है, जो रंग होता है फूलों में वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल, मेलानिन, फाइटोफोमस, एंथ्रोसाइनिन। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, एंथ्रोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है, तो इसका आंसर डी सही होगा। 20 देखेंगे, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, पौधे द्वारा किस रूप में नाइट्रोजन प्रयोग किया जाता है, तो यह नाइट्रेट के रूप में, देखिए स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमोनिया के रूप में। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में होता है। यह नाइट्रोजन क्या होता है, तो देखेंगे आप, एक चना का पत्ती अगर मान लीजिए देहात घर से जो भी है, हम लोग तो इसे ही किसान के वर्ग के हैं, तो किसान के अगर घर के लड़के होंगे तो आप देखे होंगे किसी भी पौधे को अगर उखाड़ेंगे, मतलब किसी के नहीं, चना के पौधे के अगर जड़ को उखाड़ेंगे, चना के पौधे को जड़ को, तो उसमें से जैसे जड़ होता है ना, इससे इसे मान लीजिए जड़ है तो उसमें एक गोला गोला टाइप का रहता है, वही नाइट्रोजन होता है। और वही कह रहा है कि उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा फूल, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता भी है, सबसे छोटा फूल और बड़ा फूल को पूछता है। एक रिफ्लेक्सिया होता है, रिफ्लेक्सिया होता है, एक बुल्फिया होता है। तो रिफ्लेक्सिया जो होता है बड़ा होता है, रिफ्लेक्सिया जो होता है रिफ्लेक्सिया बोलते हैं, तो इसका रिफ्लेक्सिया हो गया, सबसे बड़ा फूल हो गया रिफ्लेक्सिया, सबसे छोटा बुल्फिया हो गया। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सी आंसर सही हो जाएगा। दिया है कि पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है, जो पत्ती है उसमें से निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। तो इसमें जो पाया जाता है वह पाया जाता है मैग्नीशियम, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। याद रखिए कि पत्तियों में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, और क्लोरोफिल एक, जो क्या कहते हैं उसको, उत्तक होता है, मतलब कि क्लोरोफिल एक अथी होता है, उसको क्या बोलते हैं बताएंगे, याद पड़ेगा तो, ठीक है ना।
वह एक हरित लवक है, हरित लवक बोलते हैं उसको। क्लोरोफिल एक हरित लवक पाया जाता है जो कि भोजन सूर्य प्रकाश से मिलता है तो भोजन बनाता है। जो मैग्नीशियम होता है वो मैग्नीशियम पत्ते में पाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर भी सही हो गया। परहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम, मैग्नीज है। वही चीज पूछ रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाएगा, तो इसका आंसर 23 का सी सही हो जाएगा। परहरित में जो होता है वो कौन सा पाया जाता है? तो वह मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका आंसर भी सही होगा। निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सा है? वास्तविक फल कौन सा है? सेब है, नारियल है, लीची, अनानास है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वास्तविक फल है, तो वह कौन सा है? आप लोग बताइए, बताइए, ये इसका आंसर सी सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का, विषाणु का। तो देखिए यहाँ पे यही इसी दोनों में कंफ्यूज होता है, तो उसको हम बता दे रहे हैं, फाइकोलॉजी और यह कवक और कवक और शैवाल में फाइकोलॉजी के लिए समझ में आता है कि थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, शैवाल के लिए फाइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और माइकोलॉजी होता है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जो होता है वह होता है कवक के लिए। याद रखिएगा, माइकोलॉजी होता है कवक के लिए, और शैवाल को जो अध्ययन करते हैं उसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो फाइकोलॉजी जो होता है इसको फ से जो स्टार्ट होगा, फस, और क से म, कम, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कम। यहाँ से याद रहेगा तभी होगा, इसे कि यह पूछता भी है। इकोलॉजी इसको बोलते हैं, पारिस्थितिकी को, विषाणु को वायरस, वायरस बोलते हैं, ठीक है। आगे, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा ए, एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। अभी देखिएगा, यह जो हम नहीं तो एक बार हम चढ़ा देंगे उसको, जो घट्टा चक्र का क्वेश्चन आया हुआ है पिछले पेपर का, तो उसको हम जीएस को उसी टेलीग्राम के लिंक पर चढ़ा देंगे, आप लोग वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं। जिसको नहीं मिला है वो देख सकते हैं। देखिए, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। फूलों का अध्ययन कहलाता है, फूलों का अध्ययन करता है स्पर्मोलॉजी होता है, स्पर्म से यानी शुक्राणु से संबंधित होता है, शुक्राणु से संबंधित होता है। एंथ्रोलॉजी अभी पढ़े हम लोग, फलों से, फूलों से पीडोलॉजी और पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी जो होता है वही होता है फलों का अध्ययन करने के लिए होता है, तो पोमोलॉजी याद रखिए। स्पर्मोलॉजी शुक्राणु के लिए होता है। एंथ्रोपोलॉजी अभी हम लोग देखे फूलों को से संबंधित था। पीडोलॉजी है ना, पीडोलॉजी और पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी है फलों का अध्ययन के लिए, तो इसका आंसर डी सही होगा। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा देहरादून में, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जो वन अनुसंधान संस्थान है वह है देहरादून। आगे, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, आवाज की पानी के संबंध से, आगे में से कोई नहीं। तो जो होता है यह ये हो जाएगा, मिट्टी के बिना पौधे में वृद्धि जो होती है हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं इसको। तो जो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पत्ती में, पत्ती के उत्तक में, संपूर्ण पौधे में, क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का डी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसका आंसर डी सही होगा। पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? अभी हम सबसे शुरू में यही बताए थे कि जैसे पादप में जो है जल और खनिज जो लवण जो होता है, खनिज लवण, उसका संचालन किससे जाता है? तो वह जाइलम से जाता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और ज से जाइलम, ज से जल और खनिज, याद रखिएगा, आइए जड़ में होता है, यानी कि जड़, या जड़ भी हो जाएगा, जड़, जल और खनिज, ये याद रखिएगा जाइलम में ही होता है, तो इसका आंसर 31 का ए सही होगा। और फ्लोएम में क्या होता है? यह पत्ती में पाया जाता है, यह पत्ती में पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बना करके हर एक जड़ में हर एक जगह पहुंचाता है, हर एक पादप के हर एक शाखा में पहुंचाता है, उसी को कहते हैं फ्लोएम। तो इसका आंसर देखिए, जल और खनिज के लिए जब बात आएगी तो जाइलम का जड़ से ही जाता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किए थे डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का, प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो वह डार्विन ने किए थे। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन और रात्रि में, केवल दिन में, और इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल दिन में। याद रखिएगा, प्रकाश की संश्लेषण कब क्या क्या चाहिए? तो उसके लिए जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी, ठीक है। और एक और चीज है, एक और चीज है, क्लोरोफिल, 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 ये होना चाहिए। 4 चीज होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यह दिन में होगा, इसका आंसर सी सही होगा। पौधे में वातपोषण की क्रिया किसमें होती है? पौधे में वातपोषण की क्रिया किसमें होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में, पूरा पौधा में। तो जो वातपोषण जो होता है वो किसमें होता है? तो वह होता है पत्ती में, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जो पौधे का जो जैसे पत्ती में जैसे होता है ना, मान लीजिए पत्ती है,
इसमें एक रंध्र टाइप का रहता है इसमें, उसी को माने उसी में से एक वाष्पोत्सर्जन होता है, तो उसको बोलते हैं। किस क्रिया के द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अफीम जो होता है किस पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जड़, तना, पत्ती, फूल से। तो इसका आंसर हो जाएगा फूल से। इसका आंसर डी सही होगा। अफीम के जो पौधे का किस भाग से, यानी कि फूल से प्राप्त की जाती है अफीम, तो इसका आंसर डी सही है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है साइकस से, देवदार से, चीड़ से, या इनमें से कोई नहीं। तारपीन का तेल आप जानते होंगे, जब आपके घर में या किसी के घर में पेंट होता है तो पेंट में जो मिलाना है एक दवा एक मिलता है, तारपीन का तेल बोलते हैं उसे। वह किस, वही पूछ रहा है कि किस पौधे से वो मिलता है? साइकस से, देवदार से, चीड़ से, या इनमें से कोई नहीं। तो वह मिलता है चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, जो प्रोटीन है उसका अधिक स्रोत कहाँ पाया जाता है? आलू में, चना में, मटर में, सोयाबीन में। तो देखिए यहाँ पे भी इन तीनों में पाया जाता है, लेकिन अभी इनमें से किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो वो पूछता है, तो ये सोयाबीन होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 37 का डी। आगे, सबसे लंबा जीवित वृक्ष बताना है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष बताना है, कौन सा है? तो यह हो जाएगा सिकोया है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा बीजांड होता है, सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? कोकस में, नीटम में, क्या बोला है कि साइकस में, पाइनस में। तो सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वह होता है साइकस का, इसलिए इसी का आंसर सी सही हो जाएगा। वृक्षों के छाल पर उगने वाला कवक कहलाते हैं, याद रखिएगा, यह पूछता भी है। वृक्ष के छाल पर जो, जिसे हम लोग देहात में एक कंचट्टा बोलते थे, आम के पेड़ पे जो होता था, तो वही पूछ रहा है कि वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक को क्या कहते हैं? उससे तो भोजपुरी भाषा या तो मतलब कि मातृभाषा में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते थे उसको, याद नहीं आ रहा है, अभी अभी बोले थे, चलिए कंचट्टा बोलते थे। लेकिन वृक्षों के छाल पर जो उगने वाला कवक का नाम उसको बताना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्टिकोल्स बोलते हैं इसका। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कार्टिकोल्स बोलते हैं, जो वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कार्टिकोल्स बोलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली है, लखनऊ है, कोयम्बटूर है, करनाल है। तो कृषि संस्थान जो होता है वह दिल्ली में है। कृषि अनुसंधान संस्थान जो है दिल्ली में है। आगे, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? याद रखिएगा, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो इन दोनों में कंफ्यूज होता है, याद रखिएगा। एम एस स्वामीनाथन और वर्गीज कुरियन, इन्हीं दोनों में से कंफ्यूज होता है, तो बता दे रहे हैं। यह होता है एम एस स्वामीनाथन है, जो हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है, क्रांति से संबंधित है। और वर्गीज जो कुरियन है, यह दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन के लिए है, दूध उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर जो है हरित क्रांति के लिए स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन। आगे, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन से हैं? तो अभी हम लोग प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है तो अभी पढ़े। इसमें है एम एस रंधवा। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन से हैं? तो एम एस रंधवा है, एम एस रंधवा। तो इसका आंसर 43 का भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा, वर्षा के परिणाम और तापक्रम द्वारा। तो जो फसल जो भी निर्धारित किया गया फसल का प्रकार, वो किसके अनुसार निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम के द्वारा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? यही चीज बताए, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आंसर हो जाएगा, जीरोफाइट्स बोलते हैं। रेगिस्तान में जो होता है, जो थार मरुस्थल में, अब देखिए हम लोग पढ़े थे थार मरुस्थल में, वह होता है, उसको मरोद्भिद बोलते हैं, मरोद्भिद, ठीक है ना, मरोद्भिद। और इसको रेगिस्तान में पाई जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स भाई पानी में देखे थे। अभी देखिए 46 है कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं। जो भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है कहाँ पे? असम में, केरल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। जिस चमोली में होता है सबसे ज्यादा, मतलब कि उत्तराखंड में फूलों का अधिकतम किस्म पाई जाती है, उत्तराखंड में, ठीक। आगे, नेक्स्ट है, खरीफ के मौसम कब होता है? खरीफ के मौसम कब होता है? तो इसको याद करने के लिए हम बताएंगे ट्रिक। जनवरी, अप्रैल, अप्रैल जून, जून सितंबर, और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। तो खरीफ की जो फसल होती है वह जून से लेकर के सितंबर तक होता है। यानी कि यह धान, जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, तो भी हो जाएगा खरीफ की। रबी की जो फसल होती है वह होती है यानी कि सितंबर के बाद ना, अक्टूबर से दिसंबर तक, ये वाला, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, जून से सितंबर। खरीफ, खरीफ, खरीफ होता है जो जून और सितंबर से होता है, ठीक, जून से लेकर के सितंबर तक। आगे,
विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है, भारत है, मलेशिया, थाईलैंड है, इसमें से कौन सा है? तो 48 का आंसर डी हो जाएगा, थाईलैंड जो है, जो रबर का सबसे उत्पादक देश है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? दलहन अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, वाराणसी। तो दलहन के लिए सबसे ज्यादा कानपुर के लिए है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यहीं पे दिया था, अभी इसी से पहले वाला हम आप पूछ रहे हैं, आप बताइएगा कृषि अनुसंधान कहाँ था? अभी हम लोग देखे थे भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ था, तो वह था दिल्ली में, याद रखिएगा दिल्ली में। और दलहन अनुसंधान जो है कानपुर में है, इसका आंसर बी सही होगा। झूम खेती प्रचलित है, झूम खेती प्रचलित है, झूम खेती प्रचलित है लखनऊ में, कानपुर में, फैजाबाद में, वाराणसी में। तो यह हो जाएगा 50 का भी हो जाएगा कानपुर में। झूम की खेती जो होती है, मतलब कि ये देखिए दे दिया यहाँ पे, यूपी का है, यूपी का राज्य है, जैसे लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, इसमें से बताना है तो कानपुर है, इसका आंसर भी सही होगा। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनन प्राप्त किया था? अभी सबसे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, ये तने की छाल से पाया जाता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा 51 का। 52 देखेंगे, पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो नाइट्रेट के रूप में करता है, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी जस्ट पीछे हम लोग देखे हैं। तो पौधे के नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करता है? तो नाइट्रेट के रूप में करता है, इसका आंसर सी सही होगा। पुष्प पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग और जयंग, सभी चारों वक्र, बहुत दल पुंज और दलपुंज, और दल, पुमंग और जयंग। तो इसमें पूर्ण पुष्प में पाया जाता है क्या? तो वह पाया जाता है सभी चारों चक्र जो होता है वह सब भी पाया जाता है। तो इसका मतलब कि दलपुंज, पुमुंग, पुमंग और जयंग, और जयंग हो गया, और से दलपुंज हो गया, और बाह्य दलपुंज भी हो गया, 4 ठे हो गया। तो यह चारों चीज पाया जाता है, इसका आंसर बी सही होगा। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, अभी हम लोग जिसे खाते हैं तो क्या खाते हैं? जैसे सब्जी के रूप में फूल गोभी खाते हैं, तो उसमें से किस भाग को खाते हैं? फल, पुष्पक्रम, वृक्ष और कलिका। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुष्पक्रम को खाते हैं हम लोग, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नारियल का फल होता है, जो नारियल है उसका फल क्या है? बेरी है, नट है, डुप्पी है, इनमें से कोई नहीं है। तो नारियल जो फल होता है वह होता है डुप्पी, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछता भी है, इस चीज को याद रखिएगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? विश्व 56 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पौधे के रस को चूस लेकर चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? जैसे पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? एफिड है, व्रिंग है, टिंडा है, वर्र है। तो 57 का आंसर जो एफिड है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दिया है कि सबसे बड़े पुष्प होते हैं, अभी यहाँ पे पूछा था, एक बार क्वेश्चन डबल मिल गया है, तो रिफ्लेक्सिया होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा फूल जो होता है रिफ्लेक्सिया होता है, और सबसे छोटा फूल जो होता है, इसी पे छोटा फूल जो होगा तो वह हो जाएगा बुल्फिया। बुल्फिया, इसको याद रखिएगा। छोटा फूल जो होता है बुल्फिया होता है, और बड़ा फूल होता है रिफ्लेक्सिया, इसका आंसर बी सही होगा 58 का। 59 देखेंगे कि चाय में लाल कीट के कारण है, चाय में लाल कीट का कारण क्या है? जीवाणु, फफूंद, हरित शैवाल और विषाणु। तो चाय में लाल कीट का कारण क्या है? तो वह कारण है हरित शैवाल, इसका आंसर सी सही होगा 59 का। नेक्स्ट है, किसमें बीज नहीं बनते हैं? जो जो बीज है वो किसमें नहीं बनते हैं? घास में, पाइन्स में, फर्न में, आम में। तो आम में तो बनता है, तो ये होगा नहीं। अब इन तीनों में से देखना है, घास, पाइन्स और फर्न। तो इसमें बीज नहीं बनता है, किसमें नहीं बनता है? तो वह फर्न में नहीं बनता है, इसका आंसर सी सही होगा। नींबू में कैंकर रोग होता है, नींबू में कैंकर रोग होता है किसके कारण से? तो वह होता है जीवाणु के कारण, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मटर में मार्स रोग का कारण है, मटर में मार्स रोग का कारण क्या है? जस्ता की कमी, मैग्नीज की कमी, मॉलिब्डेनम की कमी और कॉपर की कमी। तो जब मार्स की जो कमी हो जाती है तो वह होता है मैग्नीज की कमी हो जाती है। मार्स जो होता है रोग, मटर में मार्स जो रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। तो इसका आंसर द्वितीय है, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? असत्य फल है काजू, सेब, नाशपाती और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का डी सही हो जाएगा। यह सभी जो है असत्य फल है, काजू, सेब, नाशपाती। निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल है? नगदी फसल मक्का, गेहूं, तंबाकू, धान। इसमें से नगदी फसल कौन सा है? तो यह हो जाएगा तंबाकू। ठीक है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? याद रखिएगा, चावल, मक्का, मूंगफली, सेव दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है। तो देखिए, प्रोटीन जो मिलता है डबल दाने में, जिसमें डबल दाना होता है उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। तो 66 का सी सही हो जाएगा। देखिए, ये सिंग एक एक बीजपत्री है, ये भी एक बीजपत्री है, ठीक है ना।
चलिए, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में जो होता है नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमोनिया, एमाइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वह एमाइड के रूप में होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सोयाबीन की जो उत्पत्ति हुई कहाँ हुई? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का बी हो जाएगा, चीन में। सोयाबीन जो है उसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? गेहूं, धान, मक्का, तिलहन। तो हरित क्रांति में जो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था वह है गेहूं। सबसे ज्यादा गेहूं हुआ था हरित क्रांति के दौरान। जो भी खाद्यान्न बना था, मतलब उत्पादन बढ़ा था, वो गेहूं का था। और इसके जो हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। एम एस स्वामीनाथन थे, याद रखिएगा, यह पूछता भी है क्वेश्चन में। तो एम एस स्वामीनाथन है। वर्गीज कुरियन है जो दूध के उत्पादन से संबंधित है। तो हरित क्रांति के दौरान जो भी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा था वह गेहूं का ही था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन उत्तम स्रोत है? जो उत्तम स्रोत है इसमें से सोयाबीन हो जाएगा। अब इसका क्रम जो होगा, सोयाबीन के बाद से मूंगफली में हो जाएगा भले, लेकिन सबसे ज्यादा होता है वो सोयाबीन में होता है। उसके बाद से मूंगफली है और अरहर भी है। इसमें प्रोटीन बहुत कम पाया जाता है, वो एक बीजपत्री है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाएगा सोयाबीन में। इसका आंसर ए सही होगा। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कहाँ से है? तो कपास की जो मिट्टी होती है, कपास काली मिट्टी में पाई जाती है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब बताइए, यहाँ एक हिंट मिल गया है। कपास जो होता है काली मिट्टी में होता है, तो सबसे ज्यादा इसके हिसाब से कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो वह पाई जाती है गुजरात में। इसका आंसर ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा होता है 71 का आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो रबड़ उत्पादक में यह पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक बार हम लोग के क्वेश्चन में पूछा गया था। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है केरल। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए किसका उपयुक्त रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो क्षारीय मृदा है उसको सुधार करने के लिए इसमें से कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर है, गंधक है, जिप्सम है, पायराइट्स है। तो 73 का आंसर डी हो जाएगा, पायराइट्स का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मिट्टी के सुधार को लाने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? तो पायराइट्स का प्रयोग किया जाता है। रेड रोट रोग किस फसल का रोग है? रेड रोट, गन्ना का, कपास का, केला का, मूंगफली का। तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना का। इसका आंसर ऐसा ही हो जाएगा, रेड रोट। जैसे गन्ना आप तोड़ेंगे, कभी कभी ऐसा देखेंगे कि बीच में एक जो पोड़ होता है उसमें से लाल कलर का आता है, उसी को पता है रेड रोट जो बोलते हैं, गन्ना में होता है। भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? जो भारत में है किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? गेहूं, मक्का, धान, ज्वार। तो भारत में जो है वो क्षेत्रफल है वह है धान का। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। भारत की केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय, याद रखिएगा, केंद्रीय है अनुसंधान, औषधि अनुसंधान पूछ रहा है। दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई, लखनऊ। तो 76 का आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ। याद रखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान है लखनऊ में है। जो दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है दिल्ली में। नेक्स्ट है, सफलता देखेंगे कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा था? जौ, जई, राई, गेहूं। तो इसमें से जौ था। तो 77 का क्या रहेगा? कह रहा है कि 77 है। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला तो जौ था। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संसार में सबसे अधिक, यानी कि विश्व में सबसे अधिक तिल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, मेक्सिको, अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। जो तिल पैदा होता है सबसे ज्यादा भारत में होता है। तो इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे से पढ़िए। आने वाला समय यानी कि 10 दिन और समय है, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा 27 तारीख से। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए जिससे कि आप लोगों का रिजल्ट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।